मैं हूं अरुण बापना और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे। कई बार हम लोगों की स्टूडेंट से बात होती है, पेरेंट्स से बात होती है, मेनली ऐसे स्टूडेंट्स जो भी 12th कंप्लीट कर चुके हैं और अभी 12th के बाद में स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स 12th क्लास के बाद में मेडिकल एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, कई बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं भी दिया है। नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एक जो बहुत कॉमन चीज़ हम लोग सुनते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद जब स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाता है, भारत में जैसे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अगर ऐसे स्टूडेंट भारत से बाहर जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद उनको एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम FMG है। तो कई बार स्टूडेंट और पेरेंट्स FMG एग्ज़ाम और FMG के रिजल्ट को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। वो मोस्टली उसका जो रिज़ल्ट का परसेंटेज होता है, रिज़ल्ट के परसेंटेज को लेकर बात करते हैं कि FMG का जो रिज़ल्ट का परसेंटेज है ये काफ़ी कम रहता है, इसकी वजह से हम लोग भारत से बाहर नहीं जाना चाहते, या और दूसरे कई तरह के कन्फ्यूजन हैं जो स्टूडेंट्स में और पेरेंट्स में होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, ये टॉपिक बेस्ड है नीट, UG और FMG। ये दोनों एग्ज़ाम्स क्या हैं, इन दोनों एग्ज़ाम्स में सिमिलरिटी क्या है, कोई सिमिलरिटी है या नहीं है, क्या इन दोनों एग्ज़ाम्स को कंपेयर किया जा सकता है, और नीट का जो रिज़ल्ट है वो एक्चुअली क्या रिज़ल्ट है, उसके बाद FMG का जो एग्ज़ाम है, FMG के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो क्या है, और इन दोनों के रिज़ल्ट के इम्पैक्ट क्या हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो कौन देते हैं और FMG का एग्ज़ाम कौन देते हैं। देखिए, कोई भी 12th पास स्टूडेंट जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट्स के साथ में 11th और 12th क्लास हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, वो स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम अपेयर कर सकते हैं। मिनिमम एज उनका 17 ईयर्स होना चाहिए एडमिशन ईयर के दिसंबर महीने तक। इनफैक्ट 31 दिसंबर तक उनका मिनिमम 17 ईयर कंप्लीट हो चुका हो। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 50% मिनिमम स्कोर करना होता है अपने 12th में, और जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको मिनिमम 40% स्कोर करना होता है। ये नीट में अपेयर होने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जबकि FMG की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम वो स्टूडेंट देते हैं जो स्टूडेंट MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट जो भारत से बाहर मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं किसी भी कंट्री में, उन सारे स्टूडेंट्स को भारत में आने के बाद FMG का एग्ज़ाम देना होता है। ये एग्ज़ाम पिछले कई सालों से चला आ रहा है। ये एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट भारत में प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अभी कुछ समय में, अभी इनफैक्ट रिसेंटली ही जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस वगैरह आए थे उसके हिसाब से FMG का एग्ज़ाम अभी तक तो केवल वो बच्चे दे रहे हैं जो भारत से बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में नेशनल एग्जिट टेस्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स भारत में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं आने वाले समय में वो स्टूडेंट्स भी FMG की जगह नेशनल एग्जिट टेस्ट देंगे। तो इन शॉर्ट ये दोनों के लिए, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोनों के लिए ये एग्ज़ाम कॉमन हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि दोनों एग्ज़ाम कौन कौन से स्टूडेंट देते हैं। अब हम लोग समझते हैं दोनों एग्ज़ाम्स में किस तरह का कंपटीशन है और इसमें एडमिशन की पॉलिसीज़ या जो बाकी पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं। देखिए, नीट का जो एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम लगभग 20 से 21 लाख स्टूडेंट ने अभी अपेयर किया है, और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो लगभग 1,08,000 के आसपास सीट्स टोटल अवेलेबल हैं लगभग 700 मेडिकल कॉलेजेस में भारत में। तो ये कंपटीशन का लेवल है नीट में। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूंगा तो लगभग आप अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 5% स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीट मिलेगी भारत में, जो गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सभी मिलाकर टोटल कैलकुलेशन है। इसके साथ साथ ही अगर मैं FMG में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो यहाँ पर कोई रैंक नहीं बनती, यहाँ कोई मेरिट एज सच कोई मेरिट प्रिपेयर नहीं होती कि इसको फर्स्ट या सेकंड हो गया। इनफैक्ट रैंकिंग होती है उनके स्कोर के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर जो आपका टारगेट है, यहाँ पर जो मेन एम है वो है लाइसेंसिंग एग्जाम को क्वालिफाई करके भारत में प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना। तो जो यहाँ पर सिस्टम है कंपटीशन का, उसमें आपको केवल 50% स्कोर करना है। 50% स्कोर करने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और आप भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह लाइसेंसिंग एग्जाम है, ये एडमिशन का या एंट्रेंस का एग्जाम नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एंट्रेंस एग्जाम को आप लाइसेंसिंग एग्जाम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये MBBS में एडमिशन के लिए है, ये MBBS करने के बाद जो डॉक्टर बन चुके हैं वो एग्जाम देते हैं।
ठीक है। तो ये लोगों ने बात किया कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर नीट का जो प्रोसेस होता है, नीट में का एग्ज़ाम देने के बाद जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस होता है। अब अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें आपका 11th क्लास और 12th क्लास का जो NCERT सिलेबस है वो सिलेबस पूरा कवर किया जाता है। तो 2 साल में जो आपने पढ़ाई की वो पूरा आपको यहाँ पर फोकस करना है। इसके साथ साथ ही अगर मैं FMG के लिए बात करता हूँ तो FMG का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। जो 5 साल या 6 साल जो भी आपके कोर्स का ड्यूरेशन है, पूरे 5 या 6 साल में आपने जो पढ़ाई की वो पूरा आपको यहाँ पर कवर करना होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कई बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि कौन सा सिलेबस। FMG का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि भारत में कौन से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने में कैपेबल हैं या एलिजिबल हैं। इन शॉर्ट, आप X कंट्री में गए, Y कंट्री में गए या Z कंट्री में गए, हो सकता है हर कंट्री की लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से या वहाँ पे जो दूसरी स्थितियाँ हैं उनके हिसाब से उनके सिलेबस में कुछ डिफरेंसेस हों। ठीक है, तो आपको वो सिलेबस तो फॉलो करना ही है क्योंकि आपको वो कोर्स करने के साथ साथ में वहाँ से पास होकर भी निकलना है। लेकिन उसके साथ साथ ही जब आप भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद जो लाइसेंसिंग एग्जाम आपको देना है उसका पर्पस ये जानना होता है कि आप भारतीय परिस्थितियों में काम करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। तो जो सिलेबस आपको FMG में पूछा जाता है वो बेसिकली इंडियन सिलेबस को फॉलो करके एग्जाम पूरा प्रिपेयर किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि भारत में जो मेडिकल की पढ़ाई का सिलेबस चलता है वही सिलेबस आपको प्रिपेयर करना होता है। तो ये आपका डिफिकल्टी लेवल का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ, एक तरफ आपको 11th और 12th 2 साल की प्रिपरेशन करनी है, दूसरी तरफ आपको जो पूरा 4.5, 5 या 6 साल का आपका कोर्स का ड्यूरेशन रहा है उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको भारत में जो सिलेबस चलता है उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो ये डिफिकल्टी लेवल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ क्या होते हैं। देखिए, नीट का जो रिजल्ट है, चीज़ें देखा जाए तो बहुत आसान सी हैं। 720 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, उसमें से 50 परसेंटाइल, परसेंट नहीं 50 परसेंटाइल अगर आप लेकर आते हैं तो आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं। 50 परसेंटाइल कट ऑफ होती है जनरल कैटेगरी के लिए और 40 परसेंटाइल कट ऑफ होती है रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर मैं 2023 के रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो इस साल 50 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 137 मार्क्स था, 137 आउट ऑफ 720। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 107 कट ऑफ था 40 परसेंटाइल, ये भी 107 आउट ऑफ 720। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का 720 में से 107 या 137 मार्क्स हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो स्टूडेंट भारत के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं 2023 के एग्जाम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इस साल एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होने की वजह से आगे का जो प्रोसेस है वो प्योरली काउंसलिंग और मेरिट के बेसिस पे होता है, या अगर आप कैपेबल हैं तो आप जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें फीसेस ज़्यादा हैं आप वो फीसेस पे करके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका होना जरूरी है। जबकि FMG का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ और जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको 50% मार्क्स लाना होता है। टोटल 150 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, टोटल 300 हुआ। 300 में से आपको दोनों पेपर्स में मिलाकर 150 लेकर आना होता है। अगर आप 150 या उससे ऊपर स्कोर करते हैं तो आप पास हो जाते हैं और यहाँ पर कोई मेरिट नहीं बनती अलग से। आपका अगर 150 आ गया तो ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट और उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो चीज़ें हुई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जब FMG का रिजल्ट आता है तो अखबार में कई बार ऐसा प्रिंट होता है कि FMG का रिजल्ट 20% रहा, FMG का रिजल्ट 30% रहा। इसका मतलब ये है कि 100 बच्चों में से केवल 20 बच्चे या 25 बच्चे या 30 बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे। तो कई बार कई लोगों द्वारा, स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या ऐसे कई लोग हैं जिनको मतलब जो आधी अधूरी जानकारी के साथ में स्टूडेंट्स को वो आधी अधूरी जानकारी पास ऑन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मुझे जितना पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसे जितना पता है वो आपको उतना बता सकता है, या हो सकता है किसी का कोई पर्सनल मोटिव भी हो। तो जो FMG के एग्जाम को जानते नहीं हैं, जो FMG के एग्जाम के बारे में समझते नहीं हैं, वो भी इसी चीज को पास ऑन करते हैं कि FMG का रिजल्ट इतना रहा। तो अब हम लोग बात करते हैं रिजल्ट और रिजल्ट के कंपैरिजन पे।
एफएमजी का जो एग्ज़ाम है वो एक साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। हर एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर करते हैं, अटेम्प्ट हम लोग बोल सकते हैं, वो एक अटेम्प्ट आप उसको काउंट कर लें। उसके बाद में जो दिसंबर में एग्ज़ाम होता है वो वहाँ पर सेकेंड अटेम्प्ट हो जाता है। और मोस्टली एक एक साल के गैप में अभी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जैसे ही एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद में लगभग 1 महीने के बाद में एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आता है, तो वो वहाँ से आप उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दोनों एग्जाम्स के कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जो चीज़ें हम लोगों ने सुनी और देखी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एफएमजी का रिजल्ट बहुत कम रहा तो बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग बाहर जाएंगे और उसके बाद में हम लोग आने के बाद पास नहीं हुए तो हमारे टाइम का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, कहीं हमारा भविष्य खराब तो नहीं हो जाएगा। तो ये रिजल्ट को लेकर जो भ्रांतियां हैं या जो कंफ्यूजन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोनों रिजल्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए, नीट में क्या होता है, इस साल की अगर मैं बात करूं 2023 की, तो लगभग 20 से 21 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। 1,08,000 के आसपास कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं तो लगभग 4.5 से 5% के आसपास टोटल स्टूडेंट का एडमिशन होना है। ठीक है, तो आप ऐसा मानकर चलें कि अगर मैं 40 परसेंटाइल और 50 परसेंटाइल की कैलकुलेशन को लेकर चलता हूं कि जितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, तो ये स्टूडेंट तो 40 परसेंटाइल और 50 परसेंटाइल के हिसाब से क्वालिफाई हो गए, लेकिन वास्तविक रिजल्ट मतलब एडमिशन कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा, जितनी सीट है उतने ही बच्चे बैठेंगे, कितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एट द एंड ऑफ द डे एडमिशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जितनी सीट्स अवेलेबल है। इसका मतलब लगभग 1,08,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। एक सीट पर एक ही बच्चा बैठेगा। ऐसा नहीं कि सुबह शाम अलग अलग बच्चे बैठेंगे, एक सीट पे 2 बच्चे बैठेंगे, शेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि 4 से 5% टोटल रिजल्ट रहा। अब इस 4 से 5% या 5.5% रिजल्ट की कैलकुलेशन भी किस तरीके से उसको हम लोग समझें। एग्जाम देने के बाद आपका स्कोर बनेगा, उस स्कोर के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, रैंकिंग होती है। आपका ऑल इंडिया रैंक अलग से होगा, स्टेट रैंक आपका अलग से होगा, कैटेगरी रैंक आपका अलग से होगा। उसके बाद में आपके काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें आपको अपने स्टेट की 85% सीट पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा होगा 50%, वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस तरह से किस ऑप्शन में जाना है। उसके बाद में आपका जो भी स्कोर और रैंक होगा उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉट की जाएगी। अगर आपको कॉलेज सूटेबल लगता है, उचित लगता है, आप उसको ओके करेंगे और उसके बाद में आप रिपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो आपका लगभग एक्सपेंसेस हैं वो नॉमिनल सा एक्सपेंसेस होता है, लेकिन जो सीट का कैलकुलेशन है अगर मैं उसके आधार पर बात करूं तो लगभग 2 से 2.5% सीट्स ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल होती हैं। बाकी जो सीट्स हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट वाला कोटा दिया हुआ है उसको आप 0.5% या 1% के आसपास मान लें। इसके अलावा जो सीट्स बचती हैं लगभग 1.5 से 2% सीट्स, इन सीट्स पर एडमिशन लेने का जो एक्सपेंसेस है या कॉस्ट है या जो टोटल बजट है वो आप ऐसा मानकर चलें कि 50-60 लाख रुपए से ऑप्शन शुरू होते हैं और लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से ऊपर इनका टोटल एक्सपेंसेस आता है। कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनमें 15-16 लाख रुपए सालाना फीस से शुरू होकर लगभग 20 से 21 लाख रुपए सालाना फीस है। 4.5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद इंटर्नशिप है। आप जब 20 लाख रुपए सालाना वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह का हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल की फीस क्या होगी, उस स्टेटस और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना होगा। तो आपके लिए यहाँ से जो डिटेल समझने वाली चीज है वो ये है कि टोटल रिजल्ट क्या रहा, 4 से 5%। उसमें भी अगर आपका बजट 50-60 लाख रुपए से ऊपर है तो आपके लिए रिजल्ट ये 4 से 5% है। अगर आपका बजट अगर आपका बजट 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए से ऊपर नहीं है तो आपके लिए इफेक्टिव रिजल्ट जो रहा नीट का वो केवल 2 से 3% ही बचा। अब हम लोग बात करते हैं एफएमजी की। एफएमजी वाले केस में जो साल में 2 बार अटेम्प्ट होते हैं, 2 अटेम्प्ट होते हैं, जून और दिसंबर। लगभग एक अटेम्प्ट में 20,000 से 30,000 के आसपास स्टूडेंट अपेयर करते हैं। जो स्टूडेंट 50% स्कोर लेकर या 150 से ऊपर मार्क्स लेकर आते हैं उन सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन मिलता है, मतलब मेरिट नहीं होती है। ठीक है, और ये एक बार जो एक अटेम्प्ट जो होता है, सिंगल अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो मोस्टली डिपेंड करता है अराउंड 20%, 25%, 30%, 35%, 40% भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरह से एग्जाम को
लिखते हैं। कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि स्टूडेंट कौन सी कंट्री से आ रहा है, क्योंकि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का जो बेस है वो इंडियन सिलेबस और इंडियन कंडीशन है। तो कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि स्टूडेंट किस कंट्री से आता है। हम लोगों ने दूसरा एक और वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें आप इंडिविजुअल कंट्री के जो रिजल्ट है वो भी देख सकते हैं। वो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा या आप खुद नोटिस कर पाएंगे कि ऐसी कंट्रीज, जिन कंट्रीज में एजुकेशन सिस्टम, वेदर और डिजीज पैटर्न, इनफैक्ट और इवन सिलेबस भारत से मैच करता है, उन कंट्रीज का रिजल्ट काफी बेटर है। जिन कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस है या जो कंट्रीज यहाँ से काफी डिस्टेंस पर है, जहां पर ईटिंग हैबिट्स और वेदर में डिफरेंसेस है, उन कंट्रीज का रिजल्ट थोड़ा कम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं वो बच्चे यहाँ से पास होकर निकलते हैं। जो बच्चा पहली दूसरी बार में पास होकर निकल रहा है उसको जल्दी सैलरीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो जाती है। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं वो तीसरे, चौथे, पांचवें अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं लेकिन पास हो जाते हैं। यही अगर हम लोग बात करते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम होने से पहले ही ये डिसाइडेड है कि केवल 4 से 5% स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा। अब अगर मैं हर स्टूडेंट के रिजल्ट की पॉसिबिलिटी की बात करता हूं या मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 4-4, 5-5% बच्चों को एडमिशन मिलता है, साल में एक बार एग्जाम होता है, अगली बार आपको एग्जाम में कब मौका मिलेगा, आप कितना स्कोर करेंगे, केवल आप ही स्कोर करेंगे ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट उसकी पूरी कोशिश, पूरी मेहनत करता है। तो हम लोग अगर रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जहां एफएमजी का रिजल्ट 20 से 30% के बीच में होता है, वहीं नीट का रिजल्ट 2 से 3% होता है उन बच्चों के लिए जिनका बजट 40-50 लाख रुपए से कम है, और जिन बच्चों का बजट 40-50 लाख रुपए से ऊपर है उनके लिए 4 से 5% रिजल्ट होता है। तो मेरे ख्याल में ये रिजल्ट का जो कंपैरिजन है ये काफी हद तक आपके सामने क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आप पास होते हैं या फेल होते हैं तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है और क्यों ये कंफ्यूजन स्प्रेड किए जाते हैं, ये बातें क्यों बोली जाती है। तो देखिए, अगर आप नीट में अपेयर कर रहे हैं और अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि आप ही नहीं, लगभग 10 लाख बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्वालिफाई करने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, केवल आपके मन की संतुष्टि और दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आप नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। आपका टारगेट एमबीबीएस है। 11th और 12th में आपने बायो लिया था, यही सोचकर लिया था कि आप डॉक्टर बनेंगे। ये सोचकर नहीं लिया था कि नीट क्वालिफाई करने के बाद बीएससी करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप करने के बाद में नर्सिंग में एडमिशन लेंगे या फार्मेसी में चले जाएंगे, या कुछ नहीं मिलेगा तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या डेंटल कर लेंगे, और कुछ भी नहीं मिला तो फिर देखेंगे क्या करना है, या हो सकता है कॉमर्स ले लें या आर्ट्स ले लें। मेरे ख्याल में इसलिए तो आपने 11th और 12th में बायो नहीं लिया होगा। खैर, ये एक सेकेंडरी कंसर्न हो गया। ये स्टूडेंट कई बार किसी दबाव में, या पेरेंट्स उनकी पारिवारिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशंस या और किसी भी कारण से अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि 80% पेरेंट्स का जो डिसीजन है वो अनभिज्ञता की वजह से या जानकारी नहीं होने की वजह से, या कई कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, या कुछ टीचर्स या फैकल्टीज या कई दूसरे लोग जो उनके आसपास हैं उनके द्वारा फैलाए हुए कंफ्यूजन की वजह से गलत डिसीजन होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जाने और जांचें कि हमारे लिए जरूरी क्या है। आप डॉक्टर बनने के लिए बायो लेते हैं, ड्रॉपर बनने के लिए नहीं। जब पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी आपके सामने है तो आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है कि दोनों एग्जाम्स में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों एग्जाम्स को कंपेयर किया जाना पॉसिबल है या नहीं है। दोनों एग्जाम्स का पर्पज ही अलग है। एक एग्जाम नीट, ये एंट्रेंस एग्जाम है, एडमिशन के लिए होता है। कितने स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स में से जितनी सीट है उतने बच्चों को चुनना। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं, रिजेक्शन का प्रोसेस है। मुझे पता है जब सीट 1 लाख या 1 लाख से थोड़ी सी ज्यादा ही है तो बाकी बच्चों को तो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस से हटाना ही है। लेकिन एफएमजी ऐसा एग्जाम नहीं है। अगर सारे बच्चे 50% से ऊपर स्कोर करते हैं तो उन सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उन सभी बच्चों को भारत में प्रैक्टिस करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये 50% का क्राइटेरिया रखना भी बहुत जरूरी है। आपने शायद नोटिस नहीं किया हुआ है, आपको पता नहीं होगा, नीट में रिजर्वेशन भी होता है। स्टूडेंट के कैटेगरी के हिसाब से उसको एडमिशन का मौका दिया जा सकता है, पैसा लेकर या डोनेशन के बेसिस पे या ज्यादा फीस लेकर भी एडमिशन दिया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद वो 4.5 साल 5 साल यहाँ पर पढ़ाई करेगा। हो सकता है उस समय में वो अच्छे से पढ़ाई करे, मेहनत करे, लेकिन
जब हम लोग एफएमजी की बात करते हैं तो एफएमजी में ये नहीं देखा जाता कि आपके पास कितना पैसा है या आप किस कैटेगरी से हैं, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, यहाँ लाइसेंस मिलने के बाद में आपको इलाज करना होता है। भारत में डॉक्टर को भगवान के बाद माना जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया जाना संभव नहीं है। रजिस्ट्रेशन उन्हीं को दिया जा सकेगा जो 50% स्कोर करने के बाद एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं आपका इलाज करने के लिए। तो ये दोनों एग्जाम्स हैं, दोनों एग्जाम्स के डिफरेंसेस हैं। तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि इनका कंपैरिजन कितना पॉसिबल है। दूसरा, अब हम लोग बात करते हैं कि जो लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये रिजल्ट कम रहा, ज्यादा रहा, देखो इतने पास हुए, देखो उतने पास नहीं हुए, नीट में पिछले साल इसका इस स्कोर पे हो गया था तो हम लोग भी इंतजार करेंगे। तो एक बार हम समझते हैं कि आपको ड्रॉप करने के लिए जो लोग मोटिवेट करते हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट या उनका मोटिव क्या है। अगर आप ड्रॉप करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को। आप ड्रॉप करेंगे, वहां पर कोचिंग करेंगे, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए के आसपास आप उनको और देंगे, वही व्यापार है, वहां से उनका बिजनेस रन होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट को। जिस शहर में आप रहते हैं या जिस पॉपुलर सिटी में आप कोचिंग के लिए जाते हैं, दूसरा बेनिफिट जाता है उन हॉस्टल के लोगों को, जो लोग हॉस्टल चलाते हैं, बनाते हैं, रन करते हैं, जिन लोगों की अपनी कैंटीन है जहां पर आप खाना खाते हैं, जो वो स्टेशनरी वाली शॉप्स जहां से आप फोटोकॉपीज कराते हैं, आप स्टेशनरी परचेज करते हैं। इसके अलावा दूसरे और कई बेनिफिट्स मिलते हैं उन लोगों को जो आपकी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के साथ में एसोसिएटेड हैं। तो पहला बेनिफिट आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आता है। इसलिए हो सकता है आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना हो कि बाहर नहीं जाना, बाहर जाएंगे तो आने के बाद में पास नहीं हो पाते बच्चे, फिर आपका कोई कुछ भविष्य नहीं होगा, करियर नहीं होगा। ये कॉमन सी चीज है, क्योंकि अगर आप बाहर चले गए तो कोई बेनिफिट उनको नहीं मिला ना। इसी चीज को अगर मैं कंपेयर करता हूं कि अगर आप इस साल ड्रॉप करते हैं, अगले साल आपका एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नंबर ऑफ सीट्स तो थोड़ी सी बढ़ेगी, हो सकता है 1,08,000 की जगह पे 1,12,000 हो जाएंगी, 15,000 हो जाएंगी। लेकिन एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पिछले कुछ सालों में ईयरली 1 से 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, या अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं या मैं सक्सेस रेट की बात करता हूं, तो वो 4 से 5%, 5.5% ही है। ज्यादा से ज्यादा 6% हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ डिफरेंस होने वाला नहीं है। तो आपको तय करना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। इसके साथ साथ ही अगर आप एमबीबीएस में आपको एडमिशन नहीं मिलता है भारत में, अगर आप भारत से बाहर भी नहीं जाते हैं, तो आपके पास में यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो होती हैं डेंटल के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, होम्योपैथिक के लिए, नर्सिंग के लिए, फार्मेसी के लिए। हर शहर में कई कॉलेजेस और कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज रन करते हैं। ये भी वही लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं ड्रॉप करने के लिए। ये भी वही लोग हैं जो आपको डराते हैं एफएमजी के रिजल्ट के लिए। यही वो लोग हैं जो आपको डराते हैं भारत से बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा, भारत से बाहर जाओगे तो वो हो जाएगा, भारत के बाहर जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, भारत के बाहर जाएंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, भारत के बाहर जाएंगे तो हॉस्टल नहीं मिलेगा। आप एक चीज़ सोच के मुझे बताएं, जो बच्चे भारत में पढ़ रहे हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में या उन कॉलेजेस में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वहाँ अगर खाना मिल रहा है तो बच्चे जहाँ दूसरे देशों में जाएंगे वहाँ उनको खाना क्यों नहीं मिलेगा। उस देश में भी इंसान रहते हैं, वहाँ भी लोग रहते ही हैं और खाते भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, रहते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। जहाँ लोग हैं, जहाँ स्टूडेंट्स हैं, जहाँ फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ सुविधाएं हैं, वहीं व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई देश ऐसे हैं जिन देशों में ईटिंग हैबिट्स सिमिलर है, भारत के जैसी ही है। जो खाना आपको भारत में मिल रहा है सेम वही खाना आपको कई देशों में मिलता है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, मॉरिशस है और कई कंट्रीज हैं। उसके अलावा जिन देशों में ईटिंग हैबिट्स में डिफरेंसेस हैं वहाँ पर अलग से फैकल्टी से, अलग से फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वहाँ पर अलग से आपको इंडियन कुक्स मिलते हैं, इंडियन कैंटीन मिलती है, प्रॉपर इंडियन मैस वहाँ पर चल रही है। तो जो रोटी सब्जी, दाल चावल सब्जी जो आप यहाँ पर खा रहे हैं, लगभग वो सारी चीजें आपको वहाँ मिलती हैं। जो बिगड़ने से बाहर इसी देश में है, वो सारी पॉसिबिलिटीज आज की तारीख में भारत में भी है। और मेरे ख्याल में मुझे इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि भारत में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या भारत में जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं या वहाँ पर बच्चे क्या नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में इस बारे में भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कोटा में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सीकर में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, या एक्सवाइड जो भी दूसरे बड़े शहर हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आप एफएमजी का रिजल्ट
अगर आपका इंप्रूव होता है, अगर आप एफएमजी के लिए अपेयर करते हैं और पहली बार में अगर आप एफएमजी क्लियर कर लेते हैं तो इससे केवल आपको बेनिफिट मिलता है। एफएमजी क्वालिफाई करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं, इसका और कोई बेनिफिट किसी और को नहीं मिलता। जबकि नीट वाले केस में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, अगर आप ड्रॉप करते हैं, तो आपके ड्रॉप करने का बेनिफिट कई लोगों को मिलने वाला है। जैसा हम लोगों ने बात किया कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल वाले, कैंटीन वाले, स्टेशनरी वाले, दूसरे कोर्सेज जो कॉलेजेस रन करते हैं या यूनिवर्सिटीज जो दूसरे कोर्सेज रन करती हैं, उन सबको आपके ड्रॉप करने से या आपके फेल होने से बेनिफिट मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं कि उन्हीं चीज़ों के लिए मार्केटिंग की जाएगी जिन चीज़ों से किसी को किसी तरह का बेनिफिट मिलता है। खैर, एग्ज़ाम आपने पास कर लिया। एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपके पास में जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, नीट क्वालिफाई करने के बाद, नीट में स्कोर करने के बाद, नीट में एडमिशन लेने के बाद, नीट के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको जो प्रोसेस करना होता है उसमें काउंसलिंग होती है। उसके बाद में आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होते हैं, प्राइवेट कॉलेज अलॉट होते हैं, या जो भी आपका बजट है या जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह अलॉट होती हैं। ये हुआ आपके नीट के एग्ज़ाम का फाइनल आउटकम। एफएमजी वाले केस में आप जब एफएमजी क्वालिफाई करते हैं तो एफएमजी क्वालिफाई करने के बाद आपको भारत में प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद में आप भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपने राजस्थान या भारत या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की है या भारत के बाहर कहीं से भी पढ़कर आए हैं। एक बार भारत में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सभी इक्वली उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं जिसमें कोई भी दूसरा स्टूडेंट होता है। आप सभी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इवन आप डिफेंस में जाना चाहें तो डिफेंस में जाने के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। तो एफएमजी का एग्ज़ाम क्या है, मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया। नीट का एग्ज़ाम क्या है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। कंपटीशन का फैक्टर क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो मेरे ख्याल में अब अगर कोई आपसे ये कहेगा कि एफएमजी का रिजल्ट बहुत कम रहता है, एफएमजी में बच्चे पास नहीं होते, तो मेरे ख्याल में आपके पास शायद लॉजिक होगा उनसे बातचीत करने का, डिबेट करने का, बहस करने का। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई एफएमजी से डरा हुआ है तो आपके लिए एक नई न्यूज़ है। खैर अब ये नई भी नहीं रही, नेशनल एग्जिट टेस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। नेशनल एग्जिट टेस्ट जो स्टूडेंट भारत में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो किसी भी शहर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो, उनका एडमिशन मेरिट से हुआ हो या उनका एडमिशन 1 करोड़ रुपए देकर हुआ हो या उनका एडमिशन कैटेगरी के बेसिस पे हुआ हो, सारे स्टूडेंट्स को नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है। और यही नेशनल एग्जिट टेस्ट जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं उन बच्चों को भी देना है। तो अब देखते हैं जब दोनों स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम देंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा और कैसा रहेगा। इसमें एक और चीज जानने और समझने वाली है। अगर हम लोग इन शॉर्ट इसको कैटेगराइज करें कि कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एक वो बच्चे हैं जो नीट के रैंक होल्डर हैं, जो हम लोगों ने पहले बात किया था लगभग 2% 2.5% के आसपास। एक वो बच्चे हैं जो नीट के रैंक होल्डर हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जिनके पापा के पास बहुत पैसा है, वो खर्च कर सकते थे, उन्होंने खर्च किया और 80-90 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए खर्च करके एडमिशन लिया। तीसरे वो बच्चे हैं जिनको कैटेगरी की वजह से उनको बेनिफिट मिला। चौथे वो स्टूडेंट हैं जो भारत से बाहर गए। जो बच्चे भारत से बाहर गए हैं इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बजट 50, 60, 80, 90 लाख रुपए, करोड़ रुपए के आसपास नहीं था। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं थे और लेकिन एलिजिबल ये सारे बच्चे थे, नीट क्वालिफाइड ये सारे बच्चे थे। क्योंकि आपको पता है भारत से बाहर जाने के लिए भी नीट क्वालिफाई करना बेसिक क्राइटेरिया है। इंडिया में या इंडिया से बाहर किसी भी देश में आप एडमिशन लेंगे, नीट में अपेयर करना और नीट क्वालिफाई करना बेसिक क्राइटेरिया है। तो जो बच्चे भारत से बाहर जा रहे हैं वो भी नीट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनका अपना एडमिशन का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। कई कंट्रीज 60% से नीचे एडमिशन नहीं देती, कई कंट्रीज 70% से नीचे एडमिशन नहीं देती। कई कंट्रीज के क्राइटेरियाज और भी स्पेसिफिक हैं जहां पर वो लोग 75 या 80% मांगते हैं। कई कंट्रीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मार्क्स पे फोकस करती हैं, कई कंट्रीज ओवरऑल परसेंटेज पे फोकस करती हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, उनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो 40% से 50% के बीच में लेकर आए हैं। वो बच्चे भी शामिल हैं जो 50%, 52%, 58% और 60% लेकर आए हैं। बाहर जो बच्चे गए हैं उनमें भी वही सारे बच्चे शामिल हैं। लेकिन जिन कंट्रीज में बच्चे परसेंटेज की एलिजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से गए हैं, मेरे ख्याल में आप समझ सकते हैं कि उनके लिए बजट ही शायद सबसे बड़ा रीज़न रहा होगा। यहाँ पर वो बच्चे नीट क्रैक नहीं कर पाए,
भारत से बाहर वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनका बजट 50 लाख, 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए नहीं था। तो जब ये सारे बच्चे रैंक होल्डर या जिनका बजट 80-90 लाख रुपए था, जिनके पेरेंट्स का बजट अच्छा था, रैंक होल्डर जो पेड सीट पे जिनका एडमिशन हुआ है वो बच्चे, रिजर्वेशन की का बेनिफिट लेकर जो बच्चे प्रोसेस में आए हैं वो स्टूडेंट्स, और भारत से बाहर जो बच्चे गए हैं वो स्टूडेंट, ये चारों ही कैटेगरी के स्टूडेंट जब प्रोसेस में आएंगे तो उस टाइम क्या रिजल्ट रहेगा ये देखना बहुत अच्छा लगेगा। या हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये देख कर हम लोगों को आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली कौन सा स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है, या कौन सा स्टूडेंट कितना कैपेबल है, मेडिकल कितना कैपेबल था मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी, और साथ साथ ही भारत में प्रैक्टिस करने के लिए भी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर को भगवान के बाद ही माना जाता है, कोई कंपैरिजन नहीं है इस प्रोफेशन का। एमबीबीएस को आप कभी भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फार्मेसी, नर्सिंग, बीपीटी या दूसरे कोर्सेज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो पूरा वीडियो आपने देखा, या अगर हम लोग इससे पूरा एक निष्कर्ष निकालने की बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जानते हैं कि नीट का स्कोर अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप मेरिट के हिसाब से सारे ऑप्शंस को देखते हुए काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। जो उचित ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आप अच्छे चुनाव करेंगे और एडमिशन लेंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि हम लोगों ने कई बार देखा है, कई एसएमएस और ईमेल्स और कॉल्स आते हैं कि हम आपका फॉर्म भरेंगे या हम आपके लिए काउंसलिंग करवा देंगे, हमें ये पैसा दे दो, हमें वो पैसा दे दो। बहुत बेसिक सी चीज़ है। एमसीआई की जो वेबसाइट है, सॉरी एनएमसी की जो वेबसाइट है, नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया अभी, नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस स्टेट वाइज, सिटी वाइज, उनका क्या स्टेटस है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, ये सारा डिटेल वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कॉलेज कब शुरू हुआ था, कितनी सीट है, सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन की हुई है। आप खुद अपने लिए अच्छे कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं, तो किसी को अलग से कोई पैसा देने की, डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में हमारा एडमिशन करवा दीजिए। आज सारा प्रोसेस जो नीट के थ्रू हो रहा है, भारत में एडमिशन का प्रोसेस है, सारा प्रोसेस आपका काउंसलिंग के थ्रू होगा। जितने भी फ्रॉड होते हैं, मैक्सिमम फ्रॉड जो मेडिकल एजुकेशन में होते हैं वो भारत में एडमिशन को लेकर होते हैं, क्योंकि लालच दिया जाता है। जब आपको पता है कि लगभग मेडिकल की पढ़ाई का भारत में जो खर्चा है 60 लाख, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए है। जब 40 लाख रुपए में एडमिशन का, 45 लाख रुपए में एडमिशन का झांसा दिया जाता है, लालच दिया जाता है, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स इसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझें कि ऐसे किसी कॉल या मैसेज को रेस्पॉन्ड नहीं करना है। आपकी काउंसलिंग आप खुद फॉर्म फिल करेंगे, आप खुद अपने लिए प्रोसेस करें। अगर आपके स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है उसमें जाएं। उसके बाद में आप अपना बजट देखें, अगर आपके बजट के अनुसार आपको कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है उस पर आपको जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों ही ऑप्शंस आपको नहीं मिल पा रहे हैं स्कोर और बजट की वजह से, तो उसके बाद आप भारत से बाहर के जो ऑप्शंस हैं उन पे आप जा सकते हैं। अगर आप भारत से बाहर वाले ऑप्शंस पे जाते हैं तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेंटेटिवली 25 से 30 लाख रुपए के आसपास से ऑप्शन शुरू होते हैं। ये जिस अमाउंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 25 से 30 लाख रुपए में आपके कोर्स का फीस, हॉस्टल, फूड, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, मोस्टली ये सारे खर्चे शामिल हैं। अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। ये एक्सपेंसेस डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। लगभग 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, डिपेंड करता है आप जिस कंट्री में, जैसी कंट्री में जाना चाहते हैं। उन कंट्रीज़ में अलग अलग बजट होता है। तो आपका जो बजट है और आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं या आपकी जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, भारत में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कौन सी कंट्रीज़ आपके लिए सूटेबल रहेंगी। अगर आप किसी और कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, किसी और कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कौन सी कंट्रीज़ आपके लिए सूटेबल रहेंगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप डिसीजन लें। लेकिन ध्यान रखें, ड्रॉप नहीं करना है। आपकी प्रायोरिटी डॉक्टर बनना होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी ड्रॉपर बनना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी अगर ड्रॉप करते हैं तो आप केवल 12th पास ही रहते हैं। यहाँ कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनने वाला कि आपने 4 साल ड्रॉप किया तो आपको मेडिकल कॉलेज में पहले कोई प्रायोरिटी दी जाएगी, या आपने 4 बार ड्रॉप किया तो आप फर्स्ट सीट पे बैठोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ध्यान रखें, आपको ड्रॉप तभी करना है जब आपका स्कोर बहुत अच्छा हो और आपको लगता है कि बाई चांस नहीं हुआ।
बाकी 100 150 200 मार्क्स के आसपास का अगर डिफरेंस है तो ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं होता। साल बचाएं, समय बचाएं और एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एडमिशन से पहले सारे बच्चों को नीट देना है, एमबीबीएस करने के बाद सारे बच्चों को नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है, तो ड्रॉप करने का तो कहीं कोई मतलब बचता ही नहीं है। सोचें, समझें, विचार करें। किसी भी तरह की मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, मेरा नंबर, हम लोगों का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट के लिए, आप जो कमेंट करते हैं हम लोग कोशिश करेंगे सारे कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई दे पाएँ। इसके अलावा आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे दूसरे वीडियोज़ हैं वो एक्सप्लोर करें। अलग अलग कई टॉपिक्स पे हम लोगों ने कई वीडियोज़ बनाए हैं और नए वीडियो के लिए इंतजार करें। बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे दूसरे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।